नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश चौधरी हिंदी काव्य धारा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन आज से एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं दिल्ली करंट अफेयर्स का। इसमें अपन जो देश दुनिया की 24 घंटे की सबसे बड़ी बातें हैं, इस टाइटल के साथ जो इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट जीके हैं उनके बारे में अपन डेली एक सेशन करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, तो उसमें जो करंट जीके का जो लेवल है वो आप देखोगे कि जो वर्तमान में जो बाज़ार में बिकने वाली है, जो क्रोनोलॉजी मूमल या जो किसी के भी वार्षिक अंक है, तो उनमें से न आकर जो अखबार की न्यूज़ है, पीआईबी की न्यूज़ है, डीआईपीआर की न्यूज़ है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्योंकि आरपीएससी आजकल अपना ट्रेंड लगातार बदलते जा रही है, तो हम भी अपन डेली जो ये करंट सेशन करेंगे वो अखबार की न्यूज़ है, पीआईबी की न्यूज़ है या डीआईपीआर की न्यूज़ है, उनसे लेते हुए करेंगे। तो अपन इसमें इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, जो भी तीनों लेवल पर जो दिल्ली की नया जो करंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देश दुनिया की 24 घंटे की सबसे बड़ी बातों के रूप में सबसे पहले नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और भारत मौसम विज्ञान विभाग पहली बार देश में मौसम डेरिवेटिव्स शुरू करेंगे। ये वित्तीय सुरक्षा उपाय मौसम से प्रभावित किसानों की मदद करता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एनसीडीएक्स विभाग, ये 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। या आप देखते हो कि जितने भी ये जो वस्तु व्यापार का विनिमय होता है शेयर मार्केट की तरह, तो उसका विभाग है। और दूसरा भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX, जो शेयर मार्केट की तरह ऑनलाइन जो वस्तुएं होती है, चाहे वो कृषि की हो चाहे और कोई उत्पाद हो, तो उनका व्यापार विनिमय करने वाला विभाग है। और दूसरा है भारत मौसम विज्ञान विभाग, ये जो मौसम संबंधी जानकारी देने वाला विभाग है, जिसका जो स्थापना है वो 1875 में कोलकाता में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? 1875 में कोलकाता में हुई थी। किसकी? भारत मौसम विज्ञान विभाग। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया? नई दिल्ली कर दिया। तो ये तो इनकी सामान्य जानकारी है। करंट में क्या है कि इन दोनों विभागों ने पहली बार देश में मौसम डेरिवेट्स शुरू करेंगे। यानी भारत मौसम विभाग से तो मौसम और एनसीडीएक्स से डेरिवेट्स, यानी इन दोनों का ये संयुक्त जो योजना है, मौसम डेरिवेट्स शुरू करेंगे। आपको इस मौसम डेरिवेट्स का नाम ध्यान में रखना है कि मौसम डेरिवेट्स जो पहली बार देश में शुरू हो रही है वो किन दो विभागों की जो संयुक्त योजना है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? ये वित्तीय सुरक्षा उपाय मौसम से प्रभावित किसानों की मदद करता है। किसकी मदद करता है? वित्तीय सुरक्षा उपाय मौसम से प्रभावित किसानों की मदद करता है। जो ये एनसीडीएक्स विभाग है, इसके जो एक तरह से जो संचालन करता है, तो अनेक जो कंपनियां होती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एलआईसी है, नाबार्ड है, तो ये सभी इनका योगदान रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो ब्रिटेन ने आम चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। इससे पहले 1969 में इसे 21 से घटाकर 18 किया गया था। इसका उद्देश्य लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। किस देश की बात हो रही है? ब्रिटेन ने चुनाव में
जो मतदाता की आयु है वो 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है, 16 वर्ष कर दी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले 21 वर्ष आयु थी, जिसे 1969 में कम करके 18 वर्ष किया था, और अब 2025 में 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है, 16 वर्ष कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में, चुनाव में युवाओं की जो भागीदारी बढ़ाना है वो इस उम्र कम करने का उद्देश्य है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कहाँ की है, ब्रिटेन ने की है। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर क्रिकेटर है आंद्रे रसेल, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। वे जमैका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टी20 मैचों के बाद क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। कब कहेंगे ये, कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टी20 मैचों को खेलने के बाद वो क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, जो जमैका में आयोजित होगा। 37 वर्षीय रसेल 2019 से टी20 फॉर्मेट में खेल रहे थे। ये आंद्रे रसेल लगातार 2019 से टी20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, और जो हालांकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ से संबंधित रखने वाले क्रिकेटर हैं आंद्रे रसेल। बिहार निर्वाचन विभाग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन नामित किया है। इसका उद्देश्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। बिहार निर्वाचन विभाग, बिहार का जो राज्य निर्वाचन विभाग है, उन्होंने अभी स्वीप आइकॉन घोषित किया है अभिनेता क्रांति प्रकाश झा, अभिनेत्री नीतू चंद्रा को। यानी बिहार निर्वाचन विभाग ने स्वीप आइकॉन जो राज्य स्तर पर किसको निर्धारित किया है, अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने, अभी भारतीय निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार में एक अभियान चलाया गया था, SIR प्रोग्राम, SIR प्रोग्राम चलाया गया था, जिस पर अभी विवाद भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। विपक्ष ने इस पर जो है आरोप लगाया है। इस SIR प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास। इसका क्या उद्देश्य है SIR प्रोग्राम का, कि 2002, ये आपको ध्यान में रखना है कि 2002 के बाद की जो वोटर लिस्ट बनी है, उन वोटर लिस्टों का गहन पुनरीक्षण करना है। उनमें जो ओवरसीज वोटर हैं, यानी बार बार आप देख रहे हो न्यूज़ चैनलों में कि बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि बाहर के जो घुसपैठिए हैं या दूसरे देशों से लोग आकर है वो फर्जी वोटर बन रहे हैं। तो फर्जी वोटरों को रोकना इसका उद्देश्य है। अभी ये सबसे पहले बिहार में प्रोग्राम जो संपन्न हुआ है, और अब भारत निर्वाचन विभाग द्वारा पूरे भारत में इसका संचालन किया जाएगा, और ये BLO के माध्यम से किया जाता है। अभी अपने राजस्थान में भी BLO को ट्रेनिंगें दी जा रही है, जो हाल ही में शुरू होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये संपन्न कहाँ हो चुका है, तो बिहार में हो चुका है, और बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने, तो स्वीप आइकॉन राज्य स्तर पर निर्धारित किया है लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का परीक्षण किया। लद्दाख में कहाँ परीक्षण किया ये, लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी यानी अपने देश में ही निर्मित है ये एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम, आपको ये नाम ध्यान में रखना है, आकाश प्राइम का परीक्षण किया। आकाश वेपन सिस्टम के इस एडवांस वर्जन को कम ऑक्सीजन वाले इलाकों के लिए बनाया गया है। देखो, प्रत्येक न्यूज़ में या प्रत्येक जो बात होती है
उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। जैसे इसमें ये कहाँ पर है, इसका परीक्षण किया गया, लद्दाख में किया गया। यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है, स्वदेशी है। नाम क्या है, आकाश प्राइम है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो कम ऑक्सीजन वाले इलाके हैं उनके लिए इस एडवांस वर्जन को बनाया गया है। और 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह लद्दाख में स्थान है जहाँ पर ये परीक्षण किया गया। तो इनमें कुछ मूलभूत बातें होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वो स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आते हैं। तो सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आकाश प्राइम, उस आकाश प्राइम का परीक्षण किया है जो कम ऑक्सीजन वाले इलाकों के लिए बनाया गया है। हरियाणा गुरुग्राम में देश की पहली विदेशी यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है। यानी हमारे देश की पहली विदेशी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटियाँ खूब है लेकिन पहली विदेशी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, हरियाणा गुरुग्राम में हुआ है। जो गुड़गांव है उसका नया नाम है गुरुग्राम, उसमें हुआ है। पहले साल इसमें CS, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, बिजनेस और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स चलेंगे। यानी पहले सेशन में इसमें CS, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, बिजनेस और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स चलेंगे। तो देश की पहली विदेशी यूनिवर्सिटी, उसका नाम ध्यान में रखना है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। और कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, हरियाणा गुरुग्राम में। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किसने दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है, जो देश का पहला राज्य है। यानी अभी तक पशुपालन, राजस्थान में पशुपालन को कृषि का दर्जा है लेकिन मुर्गी पालन को नहीं है। तो पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। इससे 3.7 करोड़ से ज़्यादा पशुपालक किसानों को सब्सिडी, सस्ती बिजली और संस्थागत ऋण जैसा लाभ मिलेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि 3.7 करोड़ से ज़्यादा जो पशुपालक किसान हैं, यानी कृषि का दर्जा दिया है तो जो जितने भी पशुपालक हैं वो अब किसान भी कहलाए जाएंगे। उनको सब्सिडी मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी और संस्थागत ऋण मिलेगा। ऋण 2 टाइप के होते हैं, संस्थागत और व्यक्तिगत। तो यहाँ पर संस्थागत ऋण मिलेंगे। आपको एक एक वर्ड को ध्यान में देखना है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में मात्र एक वर्ड से ही पूरा आंसर है वो चेंज हो जाता है। तो कैसा ऋण मिलेगा, संस्थागत ऋण मिलेगा। सस्ती बिजली होगी, किसानों को सब्सिडी मिलेगी। कितने किसानों को फ़ायदा होगा, 3.7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। किससे, कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने से। जो महाराष्ट्र है वो देश का पहला राज्य है। दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी जो 1 सितंबर से शुरू होगी। इसमें हर जोन में रोजाना एक सड़क की मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट ठीक करने और अतिक्रमण हटाने का काम होगा। एक सड़क एक दिन योजना, एक सड़क एक दिन योजना किसकी योजना है, दिल्ली सरकार की योजना है, जो 1 सितंबर से शुरू होगी। ये कब शुरू होगी, 1 सितंबर से शुरू होगी। एक सड़क एक दिन, इसमें क्या होगा, हर जोन में, हर क्षेत्र में रोज़ाना एक सड़क की मरम्मत होगी, उसकी सफाई होगी, उसकी स्ट्रीट लाइट ठीक होगी, उसका अतिक्रमण हटाने का काम होगा। ये रोज़ाना एक दिन एक सड़क के हिसाब से होगा। तो ये एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी किसने दी है, दिल्ली सरकार ने दी है, जो 1 सितंबर 2025 से शुरू होगी। वर्तमान में दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें रेखा गुप्ता जो दिल्ली की CM है, ये शायद दिल्ली की तीसरी महिला CM है। इससे पहले शीला दीक्षित कांग्रेस से और आतिशी मारलोना आम आदमी पार्टी से और अब रेखा गुप्ता BJP से है। ब्रिटेन और जर्मनी ने
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें हमले की स्थिति में मदद और लड़ाकू विमान जैसे उपकरणों के संयुक्त निर्यात का वादा किया है। किन दो देशों के बीच की संधि पर हस्ताक्षर है? ब्रिटेन और जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 1945 तक 6 साल तक है ये सेकेंड जो वर्ल्ड वार है वो चलता है। इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड वार में सभी देशों के दो गुट बन जाते हैं, जिसमें एक गुट का नाम होता है मित्र राष्ट्र और एक गुट होता है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस ये देश होते हैं और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली ये देश होते हैं। तो इसमें जो ब्रिटेन है वो मित्र राष्ट्र का हिस्सा था और जर्मनी है वो धुरी राष्ट्र का हिस्सा था। तो दोनों देश अलग अलग गुटों में थे। इसलिए इस विश्व युद्ध के बाद पहली बार है वो दोनों पक्षों के बीच में है वो कोई व्यापार हो रहा है, कोई संधि हो रही है, समझौता हो रहा है। इसमें भारत है वो मित्र राष्ट्रों की साइड था, क्योंकि भारत उस समय 1939 से 45 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने मनमर्जी से ये भारत को ब्रिटेन के पक्ष में रखा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस है वो धुरी राष्ट्र जर्मनी और जापान के पक्ष में थे और उनकी सहायता से ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारत सरकार जो ब्रिटिश भारत सरकार थी वो जब मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन की तरफ थी तो उस समय विशेष रूप से कांग्रेस ने वो इसका विरोध किया था। लेकिन फिर भी भारत ब्रिटिश जो भारत था वो मित्र राष्ट्रों की तरफ था। 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही इस विश्व युद्ध का समापन होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन और जर्मनी दोनों देशों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें हमले की स्थिति में मदद और लड़ाकू विमान जैसे उपकरणों के संयुक्त निर्यात का वादा किया है। इस समझौते में क्या हुआ है कि अगर दोनों देशों पर कोई हमला होता है तो दोनों देश एक दूसरे की हमले की स्थिति में क्या करेंगे? मदद करेंगे। भाई इतने दिन दुश्मन थे लेकिन अब मित्र हो रहे हैं। लड़ाकू विमान जैसे उपकरणों के संयुक्त निर्यात का वादा किया है। लड़ाकू विमान जो फाइटर प्लेन होते हैं तो उनके निर्यात में संयुक्त निर्यात का वादा किया है कि इनको बेचने का काम हम संयुक्त रूप से करेंगे। बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की। इससे 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और ये योजना 1 अगस्त से लागू होगी। तो किस राज्य की बात हो रही है? बिहार की। देखो भाई अभी बिहार में चुनाव होने हैं तो सारी योजनाओं का भंडार है वो बिहार में ही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा? 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ्री बिजली मिलेगी और ज़्यादा खर्च करेंगे तो फिर पैसे देने होंगे। और ये योजना अभी 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, अभी हुई नहीं। तो ये आज के 24 घंटे 19 जुलाई की जो है सबसे बड़ी बातें थी। हम इसके साथ ही वर्ड ऑफ द टुडे, आज का एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तो रोज़ाना डेली एक एक शब्द की अपन व्याख्या करेंगे या उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज का शब्द है SDGT। SDGT इसका क्या मतलब है? SDGT का
स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी। इसका पूरा नाम क्या होगा? विशेष रूप से नामित, स्पेशली, विशेष रूप से नामित, नामित यानी डेजिग्नेटेड, जी का ग्लोबली यानी वैश्विक, और टी का टेररिस्ट यानी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी दल। अमेरिका ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को SDGT स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सूची में शामिल किया है। किसने किया है? अमेरिका। अमेरिका ने जो पहलगाम हमला हुआ था, अभी आप जानते हैं कि पीछे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर राज्य में जो अनंतनाग ज़िला है, उस अनंतनाग ज़िले के जो पहलगाम है, उस पहलगाम के पास ही एक बेसरन घाटी थी। इस घाटी का नाम आपको ध्यान में रखना है, बेसरन घाटी। उस बेसरन घाटी में यह हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी और 17 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसमें विशेष बात यह थी कि हिंदू नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकवादियों द्वारा नरसंहार किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो कश्मीर घाटी में जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन है उनका विरोध करना था। भाई धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ये जो आतंकवादी हमला है वो सबसे बड़ा हमला है। तो अमेरिका ने जो इस पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी है वो TRF ने ली थी। तो अमेरिका ने इसी TRF को, जिसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो TRF को SDGT सूची में शामिल किया है, यानी विशेष रूप से इसको आतंकवादी दल घोषित किया है अमेरिका ने TRF को। और यह सूची पहली बार 2001 में जारी हुई थी। जो SDGT की सूची है वो पहली बार कब जारी हुई थी? 2001 में जारी हुई थी, जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों को शामिल किया जाता है। कोई भी संगठन अगर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो उसको SDGT सूची में शामिल किया जाता है, यानी उसको विशेष रूप से नामित एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है, ग्लोबल। सूची में शामिल होने पर संगठन की अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज हो जाती है और अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों के लिए लेन देन गैर कानूनी हो जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय असर भी होता है और यह सूची आतंकी नेटवर्क को कमज़ोर करने का अहम माध्यम है। इस सूची में किसी संगठन को शामिल कर लिया जाता है तो क्या असर पड़ता है कि पहली बात तो इसको निर्धारित करने वाला अमेरिका है। तो अमेरिका में इनकी जो संपत्तियाँ है वो सारी फ्रीज हो जाती है। इस संगठन की जितनी भी संपत्तियाँ है वो अमेरिका में फ्रीज हो जाती है और इनका जो अमेरिकी नागरिक और जो कंपनियां हैं उनके साथ अगर कोई लेन देन है तो वो गैर कानूनी घोषित हो जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय असर भी पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो कि अमेरिका विश्व का सबसे जो विकसित देश है। यह सूची आतंकी नेटवर्क को कमज़ोर करने का अहम माध्यम है, यानी इस सूची में शामिल होना है कि उस आतंकवादी संगठन के नेटवर्क है उसको कमज़ोर करने का ये एक अहम माध्यम है। तो आपको विशेष रूप से यही ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था उसमें जो शामिल आतंकवादी संगठन था TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको SDGT सूची में शामिल कर लिया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने किस जो आतंकी संगठन को है वो SDGT सूची में शामिल किया है? तो द TRF या द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन है वो चलेगा और वर्ड ऑफ द टुडे डेली एक वर्ड होगा जो करंट से ही रिलेटेड होगा। आप जानते हैं कि करंट अफेयर का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। इनके क्वेश्चन भी केवल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं रहे हैं, बहुत ही
डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन ये नया सेशन शुरू कर रहे हैं आज से, डेली करंट अफेयर नाम से, जिसमें देश दुनिया की जो 24 घंटे की जो सबसे बड़ी बातें हैं वो इसमें शामिल होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।